कल हम लोगों ने मोड्स ऑफ फीडिंग का पहला जो टाइप था एंटरल फीडिंग वो पढ़ा था। आज हम लोग पेरेंटरल न्यूट्रिशन या जिसको पेरेंटरल फीडिंग भी कहते हैं वो ले रहे हैं। इसको दूसरी भाषा में इंट्रावीनस फीडिंग भी कहा जाता है और इसके लिए आईवी फीड भी टर्म उपयोग में लाई जाती है। अब ये जो पेरेंटरल नाम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला पार्ट है पैरा, मीन्स आउटसाइड। एंटेरॉन कल भी अपन ने पढ़ा था, उसका मीनिंग है इंटेस्टाइन। इंट्रा जिसका मतलब है विद इन, एंड वीना मतलब है वेन। तो इस पेरेंटरल न्यूट्रिशन जो भी दिया जाता है इसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइन को हम बाईपास कर दें और आउटसाइड इंटेस्टाइन जब फीडिंग करेंगे वो वाला कहलाता है पेरेंटरल न्यूट्रिशन। और आईवी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंट्रा मीन्स विद इन और वेन, वीना मतलब वेन। तो इंट्राविनसली वेन के अंदर डायरेक्टली जब हम कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे या फीडिंग उसके थ्रू देंगे तो वो चीज़ कहलाएगी आईवी फीडिंग। तो इस तरह से पेरेंटरल न्यूट्रिशन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये जो फीडिंग रहती है ये 2 तरह से होती है, फीडिंग थ्रू पेरिफेरल और सेंट्रल वेन बाय पासिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरिफेरल वेन का मतलब तो जानते होंगे आप लोग कि जो शरीर की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या अपर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब अपना जो धड़ है वो बीच वाला हिस्सा है और उससे दूर वाला जो हिस्सा रहेगा मतलब हाथ पैर, वो चीज़ कहलाती है पेरिफेरी। तो इसलिए जो पेरिफेरल वेन्स होंगी उसके द्वारा जब फीडिंग दी जाएगी वो कहलाएगी, वो एक तरह का पेरेंटल न्यूट्रिशन है। या सेंट्रल वेन मतलब हार्ट के पास में, धड़ के पास वाला, तो हार्ट के पास वाली जो वेन्स रहेंगी। तो इस तरह से जब हम पेरिफेरल या सेंट्रल वेन से फीडिंग करवाते हैं और जो इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको बाईपास कर देते हैं तो वो वाला न्यूट्रिशन कहलाता है पेरेंटरल न्यूट्रिशन। तो इस तरह से हमने पेरेंटरल न्यूट्रिशन क्या है वो इसको डिफाइन किया है। अब आता है कि ये पेरेंटल न्यूट्रिशन किसको देना चाहिए। तो नेचुरल है कि हम जब जीआईटी को बाईपास कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, है ना, तो इसका मतलब है कि जो भी पेशेंट जिसको कि डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में या निगलने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे जितने भी पेशेंट्स आएंगे वो जीआईटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये पेरेंटरल न्यूट्रिशन दिया जाता है। क्योंकि एंटरल न्यूट्रिशन में तो क्या था कि जिसका जीआईटी मतलब डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो सकता था उनको अपन एंटरल न्यूट्रिशन से देते थे, ट्यूब फीडिंग से। पर जब जीआईटी ही काम नहीं कर रहा प्रॉपरली तब ऑटोमेटिकली क्या रहेगा कि हमको इंटेस्टाइन में फूड नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम पेरेंटरल न्यूट्रिशन देते हैं। इसलिए ये इसका बेस है। अब आता है कि क्या एडवांटेजेस हैं इस वाले न्यूट्रिशन को देने में। तो सबसे पहले तो ये एडवांटेज है कि जब व्यक्ति खा ही नहीं पा रहा और उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा तो उसकी कंडीशन तो इतनी ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उस पेशेंट की कंडीशन को रिकवर करने के लिए ये फीडिंग दी जाती है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने कि टू रिकवर पेशेंट कंडीशन हु डज नॉट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब फूड। दूसरा है कि टू स्टेबिलाइज पेशेंट्स कंडीशन। जो पेशेंट रहते हैं कई बार उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने लग जाती है, तो अब ऐसी जब क्रिटिकल कंडीशन है तो उनके जैसे फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी होने से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए भी पेरेंटल न्यूट्रिशन एकदम से स्टार्ट किया जा सकता है। फिर बहुत से ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मालनरिश्ड हो जाते हैं और उसके कारण से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ही असर हो जाता है और जिनका कि ये जीआईटी भी गड़बड़ा जाता है, तो उनके लिए भी ये वाली फीडिंग दे सकते हैं। उसी तरह से जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर था और उसको इम्प्रूव करना है तो ऐसे समय में भी ये वाली फीडिंग दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो जाता है, तो ऐसे समय में उनको इसी फीडिंग से हम उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक कर सकते हैं। अब आता है कि पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है वो कितने प्रकार का रहता है। तो इसके 2 प्रकार हैं। डेफिनेशन में अपन ने बताया था
कि पेरिफेरल भी हो सकती है वेन और सेंट्रल भी हो सकती है। तो उसी आधार पर इसके दो प्रकार हैं, एक है पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशन जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं PPN, और दूसरा है जिसको कहा जाता है टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन जिसको कहा जाता है TPN, T फॉर टोटल और P फॉर पेरेंटरल N फॉर न्यूट्रिशन। वैसे ही P फॉर पेरिफेरल, P फॉर पेरेंटरल, N फॉर न्यूट्रिशन। तो इस तरह से ये दो टाइप्स इसके होते हैं। अब ये दो टाइप यानी क्या, तो PPN में पेरिफेरल वेन से मतलब आर्म्स और लेग्स से जब हम फीडिंग देंगे तो वो पेरिफेरल PPN कहलाता है। दूसरा, ये जो PPN रहता है उसके और क्या विशेषता या कह सकते हैं कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, तो ये शॉर्ट टर्म इसका एप्लीकेशन हो सकता है। मतलब ऐसा कोई पेशेंट है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक फीडिंग देनी है, तब हम इस PPN से दे सकते हैं, क्योंकि PPN से जब दिया जाएगा तो वो फार्मूला जो रहेगा वो इतना कंसनट्रेटेड फॉर्म का नहीं दे सकते। मतलब उसका ये जो बाकी सब चीज़ें हैं उसको नहीं, अपन उसको स्टेबलाइज करने वाली कंडीशन है या थोड़ा सा रिकवर करने वाली कंडीशन है, उसके लिए पेरिफेरल वेन से न्यूट्रिशन देना ठीक है। उसी तरह से ये देखा गया है कि इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ये एक और है जो कि अभी मैंने बताया शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन में, कि जनरली न्यूट्रिशनली नॉट एडिक्वेट, मतलब ये जो PPN रहता है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसका जो रहता है वो थोड़ा लेस कंसनट्रेटेड रहता है। तो इस कारण से 1000 से 1500 कैलोरी का यदि अपने को इसका फीडिंग देनी है तो ये अपन दे सकते हैं, पर इससे ज़्यादा देनी है तो इससे नहीं दे सकते। अब ये PPN का पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ यही है कि टू रिकवर एंड स्टेबलाइज पेशेंट्स कंडीशन, इसीलिए ये PPN दिया जाता है। अब आते हैं अपन TPN पे, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे। तो टोटल पेरेंटरल जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है कि तो सेंट्रल वेन से दिया जाता है ना, और ये जो सेंट्रल वेन है ये कहाँ रहती है, तो क्लोज टू हार्ट, हार्ट के पास में जो रहेगी वो कहलाती है सेंट्रल वेन। अब यहाँ पर मैं एक चित्र भी दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ये देखिए, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि यह हार्ट है और हार्ट के पास में ये सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा जाता है, और ये सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा का ये लेफ्ट है और ये राइट है, और इसी इसमें सबक्लेवियन ये जो वेन है वो भी दिख रही है, एक्स्ट्रा जुगुलर वेन भी दिख रही है, इंटरनल जुगुलर वेन भी दिख रही है। तो ये जो वेन्स है इसके थ्रू भी अपन डायरेक्टली दे सकते हैं या सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू भी इसमें न्यूट्रिशन अपन डायरेक्टली इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है तब उसमें हमको ये TPN देना पड़ता है। अब ये जो चित्र है ये मैं चाहे तो आप लोगों को इसमें अभी देख ही लिया होगा आप लोगों ने, तो ये सेंट्रल जो वेन है उसके थ्रू दिया जाता है। इसमें से कोई भी वेन दे सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकती है या राइट भी ले सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली सुपीरियर और जो इंफीरियर वीना केवा है उससे भी अपन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन। इसका जो स्पेसिफिकेशन वो ये है कि इसमें हम लंबे समय तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि जिनको लंबे समय तक देना पड़ता है न्यूट्रिशन मतलब फीडिंग, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि लॉन्ग टर्म अपन इसमें दे सकते हैं। उसी तरह से न्यूट्रिशनली एडिक्वेट पोषक तत्वों की दृष्टि से जो भी उनकी RDA है उसको फुलफिल करने वाला भी ये होता है, इसलिए TPN फायदे का है। इसको अपन कह ही रहे हैं टोटल पेरेंटरल, है ना, जो भी उसको चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या रहता है, इसका क्या उद्देश्य है TPN देने का, तो होम्योस्टेसिस एंड फॉर ग्रोथ। होम्योस्टेसिस का मतलब तो समझते होंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है, होम मतलब घर, स्टेसिस मतलब स्टेसिस का मतलब रहता है स्टेबल, कि जैसा स्थिति है अपनी नॉर्मल उसको नॉर्मल हेल्दी स्टेटस को मेंटेन करने वाला स्टेटस वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो जब भी पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा करना है तब उसके लिए ये देना चाहिए। उसी तरह से जिसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी उसको तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए भी ये TPN दिया जाता है। तो इस तरह से TPN देने के क्या उद्देश्य है ये मैंने चार आप लोगों को ये उद्देश्य भी बता दिया और क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी बता दिया।
अब आता है कि रिसीवर्स कौन कौन से हो सकते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो क्रिटिकली इल है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के पेशेंट्स हैं, उनके लिए है। फिर कई बार क्या हो जाता है कि कई डिसीज ऐसी है जिनमें एक्यूट अटैक आता है, तो वो बहुत क्रिटिकल तो नहीं रहते, लेकिन एक्यूट अटैक जो रहता है उसमें भी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको डायरिया हो गया या डिसेंट्री हो गई और उसको उसके कारण से डिहाइड्रेशन हो रहा है, तब ऐसे समय में तो उसको जल्दी से रिकवर करना है, तो उसको एक्यूट अटैक आया है तब भी ये कंडीशन में ये रिसीवर्स रहते हैं। उसी तरह से प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पेरेंटल न्यूट्रिशन देकर उनको ठीक करना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिसीजेज रहती हैं जो जिसमें कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड रहता है, तो ऐसे समय में भी वो जो क्रॉनिक डिसीजेज बहुत सारी अपन ने पढ़ी है, अभी जीआईटी से रिलेटेड ही बहुत सारी पढ़ी हैं, है ना, और बहुत सारे इसमें तो ये भी देखा होगा कि खाया नहीं जा रहा, तो वो सब डिसीजेज हैं, लिवर से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, या जीआईटी की बहुत सारी डिसीजेज हैं। वो सभी डिसीजेज में ये हॉस्पिटलाइज्ड होता है पेशेंट, और उस समय भी इसको हमको पीपीएन या टीपीएन देना पड़ता है। उसी तरह से कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, खासतौर से जैसे कैंसर, ये कैंसर में क्रॉनिक डिसीज में भी कैंसर आ ही जाता है, तो कैकेक्सिया वाली जो कंडीशन रहती है, कैकेक्सिया मतलब ये कि पेशेंट है एडमिटेड और या नहीं भी एडमिटेड था, पर वो अब हॉस्पिटल में आया है, और कैकेक्सिया का मतलब रहता है कि माल नरिश्ड, पूरी तरह से हड्डी का ढांचा हो गया वो, तो ऐसा वाला जो पेशेंट रहता है उसके लिए भी ये वाली टीपीएन या पीपीएन देना आवश्यक हो जाता है। वैसे ही कोमा वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि हम ये दे सकते हैं, या बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इस पर, जिसमें कि है कि इंट्रावीनस सॉल्यूशंस क्या क्या रहते हैं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन, मतलब ये तो देख लिया अपन ने कि क्या होता है टीपीएन, क्या होता है पीपीएन, कब दिया जाता है, ये सब चीज़ें देख ली। अब हमको एक्चुअल क्या दिया जाए उनको, ये चीज़ है, इसलिए इसमें लिखा है इंट्रावीनस सॉल्यूशंस। जो फूड होगा वो इंट्रावीनसली दिया जाएगा, तो वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में ही रहेगा। अब ये जो है इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं वो बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। इसमें सबसे पहले सिंपल आईवी सॉल्यूशंस आते हैं। ये जो सिंपल आईवी सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या, तो इसमें वाटर रहता है, डेक्सट्रोज रहता है और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। अब वाटर सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी सब लोग जानते हो। डेक्सट्रोज का मतलब भी वैसे तो जानते ही हो आप लोग कि है तो वो ग्लूकोज, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म का जो ग्लूकोज रहता है वो कहलाता है डेक्सट्रोज, है ना, और डी फॉर्म का रहता है ये ग्लूकोज। ये भी मालूम होगा कि एल पोलराइज्ड लाइट जो रहता है वो एल और डी इसमें कहाँ से पास हो रहा है उसके हिसाब से, तो ये जो डेक्सट्रोज है वो बहुत जल्दी से बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, और इसलिए ये आईवी सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये सिंपल आईवी सॉल्यूशन रहता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये मेंटेन कर सकता है और रिस्टोर कर सकता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, और साथ ही साथ में एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। तो रिस्टोर करने के लिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के और एसिड बेस बैलेंस के और मेंटेन करने के लिए ये वाला सिंपल आईवी सॉल्यूशन दिया जाता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना बोतल चढ़ा दो बोतल चढ़ा दो, तो वो वाला ये। अब इसका जो एक्सेस रहता है कि कहाँ से, मतलब ये कौन सा वाला टाइप का देना चाहिए, तो ये पीपीएन वाला है, मतलब पेरिफेरल जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है, आर्म्स में या लेग्स में जब लगाया जाता है वो वाले से हम ये सिंपल आईवी सॉल्यूशन दे सकते हैं। इससे जो कैलोरी, ये इनएडिक्वेट है, पेरिफेरल है ही है इसलिए पीपीएन है इसलिए, तो 1500 कैलोरी तक इसमें हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आता है जो कि हाईली कंसनट्रेटेड आईवी सॉल्यूशन है, ये जो हाईली कंसनट्रेटेड आईवी सॉल्यूशन रहता है इसको देने का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यही रहता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना। और कौन कौन सी कंडीशंस रहती है, तो जैसे जीआईटी प्रॉब्लम्स हो जाए लंबे समय तक जो चलने वाली, या बहुत माल नरिश्ड है पर्सन, या जैसे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है, जैसे बर्न है, एक्सीडेंट्स है,
ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो उनमें भी हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो उस समय ये टीपीएन अपन मतलब ये जो है ये टीपीएन के थ्रू दे सकते हैं। इसका एक्सेस लिखा है ना, सेंट्रल वेन के थ्रू टीपीएन, ये सीवी लिखा है मैंने, सेंट्रल वेन है ना, बाय सीवी। तो ये सेंट्रल वेन के थ्रू इसका एक्सेस होता है। तो ये वाला न्यूट्रिशन हाईली कंसनट्रेटेड आईवी सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब जब हाईली कंसनट्रेटेड न्यूट्रिशन देना है तब इसके थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो रहता है ना, ये दोनों के बीच का लेस कंसनट्रेटेड आईवी सॉल्यूशन, उसको हम पीपीएन के थ्रू दे सकते हैं। उसमें इसकी अपेक्षा और इसकी दोनों के बीच का उसका कंसंट्रेशन रहता है। अब ये जो दोनों के बीच का मतलब कैसा कि 2000 कैलोरी वाला, 2 से 2500 कैलोरी वाला, और ये जो रहता है सेंट्रल वेन वाला हाईली कंसंट्रेटेड, उसकी न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी क्या है, तो 3000 कैलोरीज उससे मिल सकती है और 105 ग्राम प्रोटीन तक अपन इसमें दे सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं, तो इसमें डेक्सट्रोज, इमल्सिफाइड फैट है ना, जो कि डायरेक्टली ब्लड में गया है, तो वो जो चीज़ डायरेक्टली ब्लड में जाएगी वो डायरेक्टली एसिमिलेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि वेन में दिया है तो वो लीवर में जाएगी और फिर एसिमिलेशन उसका मेटाबॉलिज्म वहाँ होगा। तो इसलिए डेक्सट्रोज, इमल्सिफाइड फैट, क्रिस्टलाइन अमीनो एसिड्स जो कि 3 से 15% तक हो सकते हैं। फिर है विटामिन हैं, B12, विटामिन के, फोलिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सोडियम, क्लोराइड, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि 3.5 मिली इक्विवेलेंट के हिसाब से इंडिविजुअल पर डे की तरह से दे सकते हैं। सोडियम क्लोराइड तो 3.5 मिली इक्विवेलेंट की पर डे। वैसे ही ट्रेस एलिमेंट्स भी रहते हैं, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयोडीन, ये 1 से 3 टीस्पून पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और वाटर भी रहता है, साथ ही साथ में इसमें पॉलीओल्स भी रहते हैं। पॉलीओल्स मतलब ऐसे अल्कोहल्स जो कि जैसे मैनिटॉल है, जेनिटॉल है ना, मेंटॉल, तो ओएल वाले, मतलब जिसका क्या है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम रहता है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कम रहती है, लेकिन कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये 2.4 से लेके 2.4 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से देते हैं। तो ऐसे पॉलीओल्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। और इसमें इसको कितना देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 से 50 ग्राम पर डे के हिसाब से अपन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और बच्चे हैं तो उसको 30 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अब ये जो चीज़ें बताई मैंने तुम लोगों को, ये नॉर्मली इसके अलावा भी जो मेडिसिन्स हैं, है ना, वो भी इनमें दी जाती है, ताकि जो भी पेशेंट है उसको सिंपल आईवी में भी डाल सकते हैं और इसमें भी डाल दिया जाता है। अब ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं आईवी के, हाईली कंसनट्रेटेड, लेस कंसनट्रेटेड या सिंपल आईवी सॉल्यूशन, इसमें भी 2 टाइप रहता है। एक आइसोटोनिक कहलाता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या, ये बता देती हूँ। आइसोटोनिक का मतलब क्या रहता है कि अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं और उसके चारों तरफ पानी रहता है, तो वो जो सेल और सेल के बाहर का जो है, 2 मतलब कहना चाहिए, उनका जो मेम्ब्रेन है उसका, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब बराबर होगा अपनी बॉडी में, जो मेम्ब्रेन के सेल और उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसका जो सॉल्यूशन रहता है बाहर की मेम्ब्रेन का, उसके बराबर का होगा तो वो आइसो मतलब सेम। तो टोनिंग, जो टोनिसिटी है उसकी वो बराबर है, तो वो चीज़ कहलाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आता है हाइपर। हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो टोनिक जिसकी ज़्यादा है वो वाला सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नेचुरल है, कौन सा वाला रहेगा कि जो हाईली कंसनट्रेटेड रहेगा वो, और जो सिंपल आईवी वाला है वो आइसोटोनिक रहेगा, है ना। जैसे सलाइन वो रहता है नॉर्मल, वो रहेगा, या ये जो सिंपल आईवी सॉल्यूशन है वो भी यही रहेगा। अब आता है, इसको भी बता देती हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर इज हायर देन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। सेल और सेल से बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसका जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से जो रहेगा ज़्यादा
तब वो कहलाता है हाइपोटोनिक। अब आता है कि ये जो भी फीडिंग अपन देते हैं ना आईवी की, तो उसको अपन रीड आउट कैसे करते हैं, कैसे उसको पता चल, कैसे उसको पढ़ा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो रहते हैं वो ऐसे लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो कैसे पढ़ना, उसके लिए ये बता रही हूँ मैं। डी लिखा है, इसका मतलब है डेक्सट्रोज, है ना। इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो डेक्सट्रोज है वो एक ग्लूकोज का ही फॉर्म है और जो कि वाटर में बहुत हाईली सॉल्युबल है। इसमें एक विशेषता क्या है कि जो 1 ग्राम ग्लूकोज होगा वो 4 कैलोरी देता है, लेकिन ये जो डेक्सट्रोज है इसमें चूँकि पानी रहता है, इसलिए इसमें क्या है 3.4 किलो कैलोरीज ही पर ग्राम मिलती है इसमें। तो हमको जब भी कैलकुलेशन करना है तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी कैलोरीज मिल रही है। फिर एक डब्ल्यू लिखा रहता है कई बार, तो वो तो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और कई बार NS लिखा रहता है, इसका मतलब है नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन मतलब क्या, जैसे अपनी बॉडी के अंदर जो ये रहते हैं ना, क्या कहना चाहिए, प्लाज्मा, उसमें जो कंसंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड का वो वाला, तो उसमें वो कितना रहता है, तो 0.9%, मतलब 100 ml यदि पानी होगा तो उसमें 0.9 जो रहेगा वो पाया जाएगा, 0.9 मिलीग्राम वो पाया जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा जब होगा तो वो कहलाएगा नॉर्मल सलाइन। अब आता है कि जो फॉर्मूला डॉक्टर लोग लिखते हैं ना वो क्या है, या किस तरह से लिखा जाता है, उसको अपन कैसे पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने वाली चीज़ बता रही मैं कि जैसे लिखा है D5W, है ना, ये 5 है, तो D5 का मतलब D फॉर डेक्सट्रोज, और 5 मतलब 5% डेक्सट्रोज, और W फॉर वाटर, इसलिए 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, मतलब 100 ग्राम यदि पानी होगा तो उसमें 5 ग्राम क्या रहेगा, डेक्सट्रोज रहेगा। अब यहाँ पर है D10W, समझते होंगे कि यदि जो डेक्सट्रोज है 100 ग्राम पानी में 10% होगा, 10 ग्राम होगा। अब यहाँ लिखा है जैसे D5 हाफ NS, मतलब 5% तो डेक्सट्रोज है और हाफ जो है परसेंट वो सलाइन है, मतलब 0.9 नॉर्मल था, इसलिए 0.45% सोडियम क्लोराइड रहेगा। डी का तो पहले ही बता चुकी मैं कि डी फॉर डेक्सट्रोज।